यह कहानी किसी धमाके से शुरू नहीं होती है। यह शुरू होती है एक खामोशी से। फिर अचानक राइफल से एक गोली चलती है और उसके बाद जो सन्नाटा छाता है उसने सिर्फ सड़कों को ही नहीं, ब्रिटिश ड्राइंग रूम, टेंट्स और बंद कमरों को भी हिला दिया। 10 मई 1857 मेरठ। उस दिन इंडिया उठा था और ब्रिटिश एम्पायर जो लगभग एक सदी से यहाँ राज कर रहा था, पहली बार उसी आर्मी के सामने खड़ा था जिस आर्मी के दम पर उसने अपना एम्पायर खड़ा किया था। जो हुआ उसे हम अक्सर एक जंग के रूप में याद करते हैं, जमीन की जंग, कैनन और कैवलरी की जंग। लेकिन इसके साथ साथ एक जंग और चल रही थी। यह जंग गोलियों से नहीं लड़ी जा रही थी, यह जंग शब्दों से लड़ी जा रही थी। 1857 के दौरान हजारों लेटर, डायरीज और प्राइवेट जर्नल्स लिखे गए। किसी ने डर में लिखा था तो किसी ने गुस्से में लिखा था और किसी ने शौक में आकर लिखा था। मेजर विलियम बार्नस्टोन अपने भाई को लिख रहा था, फ्रेड रॉबर्ट्स अपनी माँ को, जर्नलिस्ट विलियम रुसेल सब कुछ देख रहा था और मारिया जर्मन लखनऊ रेसिडेंसी में फंसी हुई हर गुजरते दिन का रिकॉर्ड रख रही थी। यह कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं थे, यह पर्सनल लिखावटें थी जो बिल्कुल रॉ, स्पॉन्टेनियस और अनफिल्टर्ड थी। इनके शब्दों में डर था, बॉर्डम था, घर की याद थी, लेकिन साथ ही घमंड, नफरत और एक गहरा यकीन था कि हम बाकी सबसे ऊपर हैं। पैंडी, कावर्ड, रैकियस, रिवेंज, यह सिर्फ गालियां नहीं थी, यह एक सोच थी। इन सब को अकेले देखो तो यह सिर्फ हिस्ट्री के टुकड़े लगते हैं, लेकिन जब इन सब को जोड़ा गया तो यह एक एम्पायर की सोच का साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट बन गया। यही वो कहानी थी जो ब्रिटिश ने खुद को सुनाई, अपनी रूल को जस्टिफाई करने के लिए, अपने डर को गुस्से में बदलने के लिए और आने वाली हिंसा के लिए खुद को तैयार करने के लिए। एक सदी से ज्यादा वक्त तक 1857 का इतिहास इन्हीं शब्दों के थ्रू समझा गया। लेकिन अगर हम इन्हें इवेंट्स के लिए नहीं बल्कि इनमें छुपी नफरत के लिए पढ़े तो, अगर हम इनकी इंक में छुपा डर सुने और देखिए उस कहानी का जन्म जो पीढ़ियों तक डोमिनेशन को जस्टिफाई करती रही। एक कहानी है 1857 जिसे ऑफिशियल हिस्ट्री में नहीं बल्कि सबसे प्राइवेट हाथों से लिखी गई। 1857 से पहले इंडिया बिल्कुल शांत नहीं था, बस गुस्सा अभी बोल नहीं रहा था। साल 1857, कलकत्ता। गर्मी का दिन था। एक बड़े बंगलों के वरांडा में ब्रिटिश ऑफिसर्स बैठे थे। हाथ में ग्लास था, चेहरे पर हंसी थी। ऊपर पंखा चल रहा था और बाहर धूप में इंडियन माली चुपचाप काम कर रहे थे। इसी बरामदा पर हंसी मजाक के बीच एक शब्द बार बार सुनाई देता है, निगर। ये शब्द उनके लिए कोई शॉकिंग बात नहीं थी, यह रोज की जुबान का हिस्सा बन चुका था। सोल्जर्स, ऑफिसर्स, उनकी वाइफ सब इसी शब्द का यूज करते थे। पब्लिक में वो ड्यूटी और सिविलाइजेशन की बातें करते थे, पर प्राइवेट में उनकी सोच बिल्कुल अलग होती थी। इंडिया उनके लिए समझने की जगह नहीं थी, कंट्रोल करने की जगह। जो नए ब्रिटिशर्स इंडिया आते थे उन्हें ग्रिफिन्स कहा जाता था और उन्हें उनका पहला लेसन भी जल्द मिल जाता था। शिप से उतरते ही गुस्सा, डिस्गस्ट और एक फीलिंग आती थी कि हम यहाँ बॉस हैं। पलान क्वीन जिसे इंडियंस उठाते थे सिर्फ एक सवारी नहीं थी, वह याद दिलाती थी कि कौन सुपीरियर है और कौन नीचे है। यह सोच सिर्फ बातों तक नहीं रुकी, रोज के जीवन में दिखाई देती थी। सर्वेंट्स को पीटना नॉर्मल था। इसके लिए एक सॉफ्ट वर्ड भी यूज किया जाता था, लिकिंग। लॉ सर्वेंट को नहीं, साहिब को बचाता था। एक ऑफिसर से लिखता है कि वंस दे ट्रिप आई गिव इट देम वेल, यानी कि गलती तो करो फिर मैं बताता हूँ। यह गुस्से का मोमेंट नहीं था, यह रूटीन था। जर्नलिस्ट विलियम रुसेल ने एक रात 2 जख्मी सर्वेंट देखे थे और उनका मास्टर को भी, जो बिना किसी सजा के बैठा था। यह रिश्ता सिंपल था, मास्टर और सर्वेंट का। बस फर्क इतना था कि यह पूरी सोसाइटी पर लागू था। ब्रिटिश रिपोर्ट में जिंदगी का हिसाब भी वैसे ही लिखा जाता था। हॉर्सेस, ब्लॉक्स, कैमल्स और नेटिव इंडियन सब एक ही लाइन में थे, जैसे इंसान और जानवर में कोई फर्क ही ना हो। यह सोच सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं था, रजवाड़े भी इससे नहीं बच पाए। पटियाला के राजा को एक दिन संडे पर बुला लिया गया। उनकी शान, उनकी सेरेमनी सब कैंसिल कर दी गई। ब्रिटिश के लिए यह बस इनकन्वीनियंस थी और राजा के लिए यह बेइज्जती थी। मुगल नोबेल मुनारा उद्दौला को घंटों तक इंतजार करवाया गया, जैसे कोई छोटा आदमी हो। यह सिर्फ बैड मैनर्स नहीं थे, यह पावर का तरीका था कि रिस्पेक्ट हटाओ ताकि पावर भी चली जाए।
ब्रिटिश सोसाइटी खुद भी बंद थी। पंजाब हो या बंगाल, उन्होंने अपनी छोटी दुनिया बना ली थी। जैसे यूरोपियंस लाइन, नेटिव लाइन, डांस पार्टीज, क्रिकेट मैचेस, इंडियन शहर और ब्रिटिश बंगलों के बीच एक खाली रोड होती थी। वो सिर्फ एक रोड नहीं थी, वो एक लाइन थी जो इंडियंस को ब्रिटिश से अलग करती थी। ब्रिटिश के लिए इंडिया का मतलब था इंडिया में रहने वाले यूरोपियंस। रिवेलियन से पहले यही कहानी चल रही थी। एक ऐसी दुनिया जो नफरत पर खड़ी थी, रोज की वायलेंस से चल रही थी और डिस्टेंस बना कर रखती थी। वो इंडिया पर राज कर रहे थे लेकिन उसे छूना नहीं चाहते थे। और फिर एक दिन जो चीज दूर रखी गई थी उसी ने पलट कर जवाब दे दिया। 1857 ने एक दिन में सब कुछ नहीं बदला। यह सब धीरे धीरे हुआ। पहले सिर्फ अफवाह थी, फिर शक हुआ और फिर डर बढ़ा। ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगा था कि इंडिया उनका है, लोग उनके नीचे हैं और सिस्टम उनके कंट्रोल में है। पर जब रिबेलियन फैला तो सबसे पहला झटका गोली से नहीं लगा, बिट्रेयल से लगा। सर्वेंट्स भाग गए, सिपाही पलट गए और जो रोज सामने झुक कर खड़े होते थे उन्होंने आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर दिया। एक ब्रिटिश औरत ने लिखा कि नॉट अ सिंगल पर्सन इज हेयर टू डू अ थिंग फॉर मी। यह सिर्फ अकेलापन नहीं था, यह पावर का टूटना था। और जब पावर टूटती है तो गुस्सा सिर्फ इंडिविजुअल पर नहीं जाता, पूरी कौम पर जाता है। फिर आया कावनपुर, एक ऐसा नाम जो बाकी सब पर भारी पड़ गया। कावनपुर कोई इंग्लिश टर्म नहीं है, ब्रिटिश कानपुर को कावनपुर कहते थे। और 27 जून 1857 को लगभग 300 ब्रिटिश मर्द, औरतें और बच्चे मारे गए। ब्रिटिश ने सरेंडर कर दिया था और इंडियंस ने सेफ पैसेज का वादा भी किया। पर गंगा के किनारे गोली चली, मर्द वहीं मरे, औरत और बच्चों को कैद कर लिया गया। कुछ दिन बाद उन्हें भी मार दिया गया, उनकी लाश एक कुएं में डाल दी गई। यह कहानी जब ब्रिटिश कैंप तक पहुंची तो उससे ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता था, न कॉन्टेक्स्ट, न वजह, न पॉलिटिक्स। सिर्फ एक बात याद रखी गई कि औरतें और बच्चे मारे गए हैं। और वहीं से एक नारा पैदा हुआ, रिमेंबर कावनपुर। और यह सिर्फ याद रखने के लिए नहीं था, यह बदला लेने का लाइसेंस था। अब हर इंडियन सस्पेक्ट था, हर चेहरा एक पैंडी। पैंडी एक ओल्ड ब्रिटिश टर्म है जो स्कूल में पनिशमेंट देने के लिए यूज होता था। इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए एक ब्रिटिश सोल्जर ने खुद लिखा, रिवेंज इज शेयर्ड बाय एवरी यूरोपियन इन द कैंप। बदला अब गुस्सा नहीं था, बदला ड्यूटी बन चुका था। लोगों को फांसी दे दी गई बिना पूरी सुनवाई के। और धीरे धीरे यह नफरत सिर्फ रिबल तक सीमित नहीं रही। इंडिया की गर्मी, यहाँ की बीमारियां, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, सब दुश्मन लगने लगा। एक ऑफिसर्स ने लिखा था कि लिविंग हियर टर्न्स पीपल बीटर। और यहाँ से सबसे खतरनाक चीज शुरू हुई, डिह्यूमनाइजेशन। इंडियंस अब इंसान नहीं रहे, उनके लिए सिर्फ टारगेट्स थे, गिनती के नंबर्स थे और मजाक के सब्जेक्ट्स थे। जंग काम बन गई, कत्ल एक रूटीन। और कावनपुर सिर्फ एक कुआं नहीं रहा, वह एक जस्टिफिकेशन बन गया, हर जुल्म के लिए, हर फांसी के लिए, हर गोली के लिए। उस कुएं में सिर्फ लाशें नहीं थी, उनमें एक सोच थी, एक सोच जो कहती थी कि कुछ लोग कभी बराबर नहीं हो सकते और उन्हें क्रश करना जुल्म नहीं, जरूरत है। 1857 की लड़ाई जीतने के बाद ब्रिटिश के सामने एक और प्रॉब्लम थी। जमीन उनके पास आ चुकी थी, पावर उनके हाथ में थी, लेकिन सवाल रह गया था कि लोग इस रिबेलियन को याद कैसे करेंगे। इसलिए असली काम यहीं से शुरू हुआ। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखना शुरू किया, डायरीज, लेटर, रिपोर्ट्स, बुक्स, और धीरे धीरे एक कहानी तैयार होने लगी। इस कहानी में ब्रिटिश हीरो थे और इंडियन विलन। इस कहानी में ब्रिटिशर्स समझदार थे, सिविलाइज्ड थे, एक प्रॉपर ऑर्डर लाने वाले थे, और इंडियन एक प्रॉब्लम। उन्होंने इंडियन को एक पॉलिटिकल दुश्मन की तरह नहीं लिखा, उन्होंने उसे डिफाइन किया। इंडियंस को कावर्ड बताया गया जो सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। इंडियन को बच्चा बताया गया जो लॉजिक नहीं समझता, जिससे बात करना बेकार है। और फिर सबसे खतरनाक लेवल आया ट्रैकियस बीस्ट का। मतलब वह सिर्फ दुश्मन नहीं था, वह इंसान भी नहीं था। यह डिस्क्रिप्शन सच समझने के लिए नहीं थे, यह रूल जस्टिफाई करने के लिए थे। अगर इंडियंस कावर्ड है तो उन पर रहम का सवाल नहीं उठता। अगर वो बच्चा है तो उनकी बात सुनना टाइम वेस्ट है। और अगर वो ट्रैकियस बीस्ट है तो उसे मारना वायलेंस नहीं, सफाई बन जाता है। इस कहानी में ब्रिटिश खुद को सिर्फ रूलर नहीं दिखाते, वह खुद को माँ बाप बताते थे।
जैसे इंडियंस बच्चे हो और ब्रिटिश उसके गार्जियन। और इसीलिए रिवेलियन पॉलिटिक्स नहीं बना, वो बदतमीजी बन गई, नाफरमानी बन गई। और जब कोई इंडियन लॉयल या ब्रेव निकला तो उसकी भी पूरी इंसानी पहचान नहीं मानी गई। ही फॉट लाइक एन यूरोपियन, मतलब यह कि ब्रेवरी इंडियन चीज ही नहीं है, यह सिर्फ एक एक्सेप्शन है। प्रेज भी कंट्रोल का एक तरीका था। जब इंडियन सोल्जर ने खुद लिखा तो उनकी बात भी सिस्टम के अंदर फंस गई। उनकी चुप्पी को स्टुपिडिटी कहा गया, उनके डर को वीकनेस और उनके सर्वाइवल को कैरेक्टर डिफेक्ट। जो डायरी 1857 में गुस्से में लिखी गई थी वो बाद में स्कूल में टेक्स्ट बुक बन गई। 1857 को एक रिबेलियन नहीं, एक म्यूटिनी बना दिया गया। इस कहानी ने ब्रिटिश को यह भरोसा दिया कि वो इंडिया पर जबरदस्ती नहीं, हक से रूल कर रहे हैं। और इसी कहानी के नाम पर अगले 90 साल तक वायलेंस सही माना गया। यह डायरी सिर्फ यादें नहीं थी, यह एक ब्लूप्रिंट थी। इसने इंडियन को समझने लायक नहीं, खत्म करने लायक बना दिया। एम्पायर हमेशा जीतने वाला लिखता है, लेकिन जब हम उनकी प्राइवेट लिखाई पढ़ते हैं तो उनका डर, उनकी नफरत, उनकी सोच, तब हमें सच दिखने लगता है। और शायद इसी सच से हम अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं। अब डायरीज बंद हो चुकी है, बुक्स को अंधेरे कमरों में रख दिया गया है, इंक फीकी हो चुकी है, कागज नाजुक हो गया है, पर उनमें लिखे शब्द वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुए हैं। वो जिंदा है, वो सिर्फ यादें नहीं है, वह एक ब्लूप्रिंट है। 1857 के बाद जो कहानी लिखी गई वो 1858 पर खत्म नहीं हुई, वो आगे चलती रही। उस कहानी ने बताया कि जिन पर तुम रूल कर रहे हो वह तुम जैसे इंसान नहीं है। उनका गुस्सा पॉलिटिक्स नहीं है, वह कोई बीमारी है। उनका रेजिस्टेंस हक नहीं है, वह डिसऑर्डर है। और तुम्हारी वायलेंस वह क्रूएलिटी नहीं, वह सफाई है। और इसी सोच के साथ कांग्रेस को बच्चा बताया गया, जालियांवाला बाग में गोली चलाई गई और फ्रीडम फाइटर्स को टेररिस्ट कहा गया। लैंग्वेज वही रही, बस वक्त बदलता गया। यह डायरी एक बात साफ करती है, रेसिज्म सिर्फ गाली देने का नाम नहीं है। रेसिज्म एक सिस्टम है, एक कहानी लिखने का तरीका है। तुम सामने वाले को डिफाइन कर देते हो, उसकी ह्यूमैनिटी को अपनी नफरत के शब्दों में ट्रांसलेट कर देते हो। और जब एक बार वह कहानी लिख दी जाती है तो उसे मिटाना नामुमकिन हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और बैटल्स होती है, लेकिन हिस्ट्री एक दाग भी होती है। एक ऐसी कहानी जो पावरफुल लोग लिखते हैं और जो बाद में सब कुछ अपने हिसाब से रंग देता है। 1857 की डायरी ने सिर्फ एक वार रिकॉर्ड नहीं किया, यह भी बताया कि लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, समझने के लिए भी थी। और जब समझना ही खत्म हो जाए तो दो सिविलाइजेशन के बीच दूरी सालों तक नहीं, पीढ़ियों तक चलती है। तो फिर सवाल यह नहीं है कि हम इस कहानी के साथ क्या करें। हम इसे मिटा नहीं सकते और इसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि यह हमें उनके बारे में क्या बताती है, बल्कि इसलिए कि यह हमें हमारे बारे में क्या बताती है। कि कैसे डर कंटेम्प्ट में बदलता है, कैसे कंटेम्प्ट जस्टिफिकेशन ढूंढता है और कैसे जस्टिफिकेशन ऐसी हिस्ट्री लिखती है जो जुल्म को लाइसेंस दे देता है। 1857 का सबसे बड़ा लेसन एम्पायर के बारे में नहीं है, म्यूटिनी के बारे में नहीं है, वह लेसन है उन कहानियों के बारे में जो हम तब लिखते हैं जब हम डरते हैं। 1857 की सबसे खतरनाक विरासत तलवारें नहीं थी, वो कहानियां थी। ऐसी कहानियां जिन्होंने समझने की जगह ही खत्म कर दी। और जब समझना मर जाता है तो हिस्ट्री सिर्फ याद नहीं रखती, वह रिपीट होती है।